दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। व्यक्ति के वे आंतरिक व बाह्य गुण, लक्षण, विशेषताएं जिनसे समाज में उनकी पहचान बने उसे व्यक्तित्व कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा उसे समाज में पहचाना जाता है और ये इन्हीं गुणों को जिनसे उसे समाज में पहचाना जाता है इसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब होता है। तो दोस्तों, जो व्यक्तित्व शब्द है ये पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अर्थ है। और जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक शब्द है पर्सोना, तो उस शब्द से लिया गया है। तो अक्सर पूछा जाता है कि व्यक्तित्व किस शब्द से बना है, तो व्यक्तित्व जो शब्द है वो पर्सोना से बना है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के। किसका हिंदी अर्थ है? तो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अर्थ है। और ये भी पूछा जाता है पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें व्यक्तित्व से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं, इसलिए आप लोग इसमें एक भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि व्यक्तित्व से प्रश्न आएगा तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। चलिए देख लेते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा देखते हैं वाटसन महोदय के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। सीधी सीधी बात इन्होंने कहा है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। अर्थात व्यक्ति जैसा करता है उसी से उसका व्यक्तित्व बनता है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अगली परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दी है। तो गिलफोर्ड महोदय ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप अर्थात व्यक्ति के अंदर जितने भी आंतरिक बाह्य जो भी गुण पाए जाते हैं उन्हें सभी को मिलाकर व्यक्तित्व कहते हैं। अगली परिभाषा वुडवर्थ महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, जैसे उसके समस्त गुण होते हैं, उन्हीं गुणों को ही क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। अगली परिभाषा बोरिंग महोदय ने दी है। तो बोरिंग महोदय के अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति वातावरण से तालमेल स्थापित करता है और वातावरण से जो तालमेल स्थापित होता है वो स्थायी जब स्थायी तालमेल स्थापित हो जाता है वही व्यक्तित्व कहलाता है। कि किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से वातावरण में हमें रहना है, ये सभी कुछ व्यक्तित्व कहलाता है। यह सब बोरिंग महोदय का कहना है। अगले देखें वैलेंटाइन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन जी ने के अनुसार 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है और एक अर्जित प्रवृत्ति होती है। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों को मिलाकर अर्थात इनका योग ही इन दोनों प्रवृत्तियों से मिला करके व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अगली परिभाषा आरसी कैटल महोदय के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। व्यक्तित्व से हमें यह भी पता चलता है कि फला फला व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, तो ऐसी परिस्थिति होने पर वो ऐसा काम करेगा। अर्थात इसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया तो वह इस परिस्थिति में ऐसा करेगा। ऐसा कहा है आरसी कैटल महोदय ने। अगला देखें डैसल के अनुसार। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्ति के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं, संगठित व्यवहार होते हैं, जैसा भी व्यवहार वो करता है उन सभी का चित्र अर्थात उन सभी को मिला करके व्यक्तित्व कहते हैं। अब जान लेते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं के दृष्टिकोण।
दोस्तों, व्यक्तित्व की परिभाषाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तित्व की परिभाषाओं के 3 दृष्टिकोण होते हैं। कितने दृष्टिकोण होते हैं दोस्तों? 3 दृष्टिकोण होते हैं। पहला होता है दार्शनिक दृष्टिकोण, दूसरा होता है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो याद करेंगे आप लोग मेरे साथ। पहला दार्शनिक दृष्टिकोण, दूसरा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आप लोगों को इनको नोट कर लेना हो, याद रखना है। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछ दिया जाता है कितने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। आगे चलिए, और भी महत्वपूर्ण है ये कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 2 या 3 कारक पूछ दिए जाते हैं, एक कारक नहीं रखा जाता है। और फिर उसमें अक्सर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इसमें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, या कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक में सबसे पहला कारक परिवार है। परिवार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, परिवार से ही व्यक्ति सबको सीखता है और परिवार के द्वारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। यही स्थिति पास पड़ोस की होती है। नंबर 2 में पास पड़ोस है। हम आसपास खेलते हैं, आसपास के बच्चों के साथ रहते हैं, उनको देखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। नंबर 3 देखें आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार भी व्यक्तित्व बनता है। यदि किसी के घर में कमी होती है और उसकी जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो ऐसा व्यक्ति चोर बनने लगता है और उसका व्यक्तित्व प्रभावित होने लगता है। अगला देखें विद्यालय। जैसा विद्यालय होगा वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व रहेगा। अगला देखें नंबर 5वां जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नंबर 6 धर्म एवं संस्कृति। धर्म एवं संस्कृति भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हिंदू धर्म में कोई प्रथा है और मुस्लिम धर्म में कोई प्रथा है, तो इन्हीं धर्मों के अकॉर्डिंग ही व्यक्तित्व प्रभावित होने लगता है। अब देखें नंबर 2 जैविक कारक। तो जैविक कारकों में पहला है शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट से भी व्यक्तित्व का पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई दुबला पतला है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगला देखें स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य अच्छा होता है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो मजबूत होता है। यदि स्वास्थ्य कमजोर होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। बौद्धिक क्षमता भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है तो व्यक्तित्व अच्छा होता है। यदि बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है तो व्यक्तित्व भी उतना मजबूत नहीं हो पाता। अगला स्नायुमंडल। स्नायुमंडल यदि मजबूत होता है तो व्यक्तित्व भी अच्छा होने लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि वगैरह। अंतःस्रावी ग्रंथियों का व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या होता है कि जब अंतःस्रावी, जैसे थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा अंतःस्राव हो जाने से व्यक्ति मूर्ख होने लगता है और इन ग्रंथियों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो कौन व्यक्ति कैसा बनेगा, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। दोस्तों, मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नंबर 7 देखें मनोवैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारणों में 3 कारण प्रमुख हैं। एक रुचि, दूसरा अभिक्षमता और तीसरा अभिवृत्ति। तो पहली रुचि तो बहुत ही जरूरी होती है। यदि किसी कार्य को करने में जब हमारा मन लगेगा तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे। तो सबसे पहला रुचि, और जब रुचि के अनुसार हम कार्य करते हैं, जब उस कार्य को मन लगाए कर करते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है। और जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो मजबूत होने लगता है। इसी प्रकार से अगला अभिक्षमता है। तो अभिक्षमता, यदि अभिक्षमता हमारे अंदर अच्छी होगी तो हमारा किसी कार्य को करने की क्षमता यदि अच्छी होगी तो हमारा व्यक्तित्व तेजी से विकास करेगा। यदि नहीं होगी
तो व्यक्तित्व तेजी से विकास नहीं करेगा। तीसरी है आवृत्ति, तो आवृत्ति अर्थात दृष्टिकोण या सोचने का नजरिया। तो व्यक्ति का सोचने का नजरिया, किसी कार्य को वो, किसी वस्तु को वो किस प्रकार से सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है और क्या करना चाहता है, ये भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताओं से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसमें सबसे पहली विशेषता है सामाजिकता। तो व्यक्ति जैसे जैसे समाज से जुड़ता है उसमें सामाजिकता आती जाती है। अगला है एकीकरण, एकता व एकीकरण। तो व्यक्तित्व के अच्छे गुणों का एकीकरण आवश्यक है। जब तक व्यक्ति में सभी जो अच्छे गुण होते हैं उनमें एकता ना हो जाए, एकीकरण ना हो जाए, तब तक उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अगला देखें शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर व्यक्तित्व मजबूत होता है। ये चीज़ तो सिंपल सी बात है कि जब ऐसा भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। नंबर 4 देखें सामंजस्य समायोजन। व्यक्ति को परिस्थिति अनुसार समायोजन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। किस परिस्थिति में हमें क्या करना है, परिस्थिति से तालमेल जब तक स्थापित नहीं होता तब तक व्यक्ति का अच्छे से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति को सामंजस्य एवं समायोजन अवश्य रूप से स्थापित करना चाहिए, वो इसके द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। नंबर 5 दृढ़ इच्छा शक्ति। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है तभी वह सफल होता है। दोस्तों जब तक हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प ना बना लें कि हमें ऐसा कार्य करना ही करना है, तब तक हम वो कार्य आसानी से पूर्ण नहीं कर सकते। और यदि हम दृढ़ निश्चय बना लें कि हमें यह कार्य करना ही है, तो वो कार्य चाहे एवरेस्ट पर चढ़ना ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वर्ग 3 की या वर्ग 2 या वर्ग 1 यूपीटीटी किसी भी परीक्षा को पास करना क्यों ना हो, यदि आप अपने मन में निश्चय बना लें कि हमें ये परीक्षा पास करनी ही है, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर हो, तो वो टारगेट दूर नहीं रहता, वो लक्ष्य आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब उसके अंदर दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। अगला देखें नंबर 6 विकास की निरंतरता। व्यक्ति के विचारों, सामाजिकता आदि में विकास होने से व्यक्तित्व का भी विकास होता है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, उनके अंदर सामाजिकता, लोगों के प्रति नैतिकता, लोगों में सहयोग भावना, ये सब का विकास होता है, तो व्यक्ति में व्यक्तित्व का भी विकास होने लगता है। नंबर 6 देखें निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता रहेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होता रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपना टारगेट जरूर निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था चिड़िया की आंख में निशाना लगाना, तो एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, तो उसने निशाना लगा लिया। तो व्यक्ति जब तक लक्ष्य के लिए कार्य करता रहेगा कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना है, हमारा लक्ष्य शिक्षक बनना है, जब तक व्यक्ति इसको एक आधार मानकर पढ़ाई करता रहेगा, तो मेरा वादा है कि वो जरूर सफल होगा। तो इसे ही कहते हैं निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, कि व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति अक्सर भटक जाता है, तो व्यक्ति को अपना लक्ष्य जरूर बना लेना चाहिए, और जब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहेगा, कार्य करता रहेगा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। साथ ही बेल आइकन को दबा लें। अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आनी बाकी है, यदि आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको इसकी जानकारी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।